Hello students. Today we're gonna start this topic, magnetic resonance imaging. Before we start this topic, we should know about its discovery. In 1980s, MRI was developed and refined for practical clinical application. Basically, there were two scientists, Lauterbur and Mansfield, which were awarded the Nobel Prize in 2003. So, yeah. Just to give an overview how the MRI machine works. Basically, patient is placed inside a large magnet, as you can see here. As you can see, there are three magnetic field. There are three magnets with ठीक है, तो उसमें जो रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल है, तो दैट विल जनरेट द रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स. सो हमारे बॉडी में देर 70% ऑफ वाटर, ठीक है, तो उसमें H प्लस आयन होंगे जिसको हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं, ठीक है. जो H प्लस आयन है, सम ऑफ द H प्लस आयन दे एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम दिस रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल, ठीक है. क्योंकि इट इज़ अ पल्स, सो at some particular point of time it will get turned off. तो जो प्रोटॉन है, that will release some stored energy which is detected as signal in the scanner. So this signal is used to form the MRI image. You guys must have seen the MRI machine, but this is how it looks like. As per the name suggests, it is based on the magnetic field. So, basically, these three magnetic fields are responsible for the image formation. So, just to give an overview, to make the MR image, patient is first placed inside a large magnet. So, as you can see here, this magnetic field causes the many. तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है क्या. तो बेसिकली इसके लिए हमें फिजिक्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो फिजिक्स में एक लॉ है दैट स्पिनिंग चार्ज मास हैज़ एन एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट. और न्यूक्लियर विद अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन्स एक्ट एज अ मैग्नेट, जिसको हम लोग मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक चार्ज मास की बात करते हैं. तो चार्ज मास हमारे बॉडी में क्या होगा, वो होगा प्रोटॉन, ठीक है. क्योंकि हमारे बॉडी में वाटर है तो वहाँ पे प्रोटॉन होगा, और हम हमारे जितने भी सॉफ्ट टिश्यू हैं उसमें जितना भी वाटर है उन सब में प्रोटॉन प्रेजेंट होगा. जब हमारी बॉडी नॉर्मल स्टेट में रहती है, जब नॉर्मल स्टेट मतलब कि जब कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक डायपोल है ये रैंडमली स्पिन करते हैं. ओके, मोस्टली जो हमारी MRI मशीन्स होती हैं उसमें जो कॉमन मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो 1.5 टेस्ला होता है, ठीक है. पर 1.1 टू 7 टेस्ला की MRI मशीन को हम लोग यूज़ करते हैं. उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की. तो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है तो मैग्नेटिक डायपोल रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, जैसे कि इस वाली पिक्चर में आपको दिख रहा है कि सब लोग रैंडमली ओरिएंटेड है. पर जब हम लोग उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं MRI मशीन में, तो दिस H0 इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो ये या अपने आप को पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ओरिएंट कर लेते हैं. जैसे कि ये वाला जो है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये दोनों पैरेलल हुए और ये दोनों एंटी पैरेलल हुए. तो जो डाइपोल जो है जो सेम डायरेक्शन में है, तो उसको हम वो लो एनर्जी के में है, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है वो हाई एनर्जी में है. तो तो जो हमारी MRI मशीन्स होती है उसमें मोस्ट कॉमनली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो हम लोग 1.5 टेस्ला यूज़ करते हैं, और उसकी एक प्रॉपर रेंज होती है जिसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ 0.1 टू 7 टेस्ला, ठीक है. फिर उसके बाद जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं MRI मशीन में, तो उस टाइम पे जो मैग्नेटिक डायपोल है उनमें दो चेंजेस आते हैं. पहला चेंजेस होता है उनके अलाइनमेंट में चेंज आता है, दूसरा होता है कि उनके एक टॉप लाइक वो मूवमेंट शो करते हैं, जिसको हम लोग प्रिसेशन कहते हैं. तो जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उससे पहले जो मैग्नेटिक डायपोल है वो रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं, जैसे कि इस फिगर में ये रैंडमली ओरिएंटेड है, सबका ओरिएंटेशन अलग अलग डायरेक्शन में हो रखा है.
पर उसके बाद जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे जो मैग्नेटिक डायपोल है दे अलाइन देमसेल्फ पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो ये एच नॉट है यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मैग्नेटिक डायपोल है ये पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है। तो जो सेम डायरेक्शन में, जैसे ये और ये सेम डायरेक्शन में है तो ये लो एनर्जी स्टेट में है, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है वो हाई एनर्जी स्टेट में है। सो पहले जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। द रेडियो फ्रीक्वेंसी pulse matches the Larmor frequency, the hydrogen nucleus, matching the frequency of radio frequency pulse to Larmor frequency causes proton to resonate and absorb the radio frequency energy. So that means कि जो radio frequency pulse है, if it matches the Larmor frequency, तो जो हमारा प्रोटॉन है that will absorb the radio frequency energy और वो रेजोनेंस फिनोमेना शो करेगा। अब रेजोनेंस फिनोमेना होता क्या है कि पहले जब रेजोनेंस नहीं हुआ था तो ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन है और ये ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन है। तो उस टाइम पे जब रेजोनेंस नहीं हुआ था तब वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन प्रेजेंट था, लेकिन जब हमने रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स अप्लाई किया तो उस टाइम पे जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगा और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन बढ़ने लगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जब ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन ही सिर्फ बचा और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन जो था वो ज़ीरो हो गया, तो उस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। सो दूसरा जो मैग्नेटिक डायपोल पे अफेक्ट आता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, उसको कहते हैं प्रिसेशन। तो प्रिसेशन में बेसिकली होता क्या है कि जो मैग्नेटिक डायपोल है वो एक टॉप लाइक मोशन शो करता है। टॉप लाइक मोशन मतलब कि लट्टू के जैसे वो अपना मोशन शो करता है। ओके, सो अभी हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है हमने वो अभी पढ़ लिया। अभी हमें पढ़ना है रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स एंड रेजोनेंस। तो रेजोनेंस जो है वो एक फिनोमेना है जो कि प्रोटॉन शो करता है जब हम लोग उस पर रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स अप्लाई करते हैं। तो इसको समझने से पहले हमें एक लार्मर फ्रिक्वेंसी जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है उसको जानना ज़रूरी है। तो जैसे कि पहले जो प्रोटॉन था वो टॉप लाइक मोशन शो करता था तो उसको प्रिसीजन बोलते थे। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे प्रिसीजन हो रहा है उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग लार्मर फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं। और जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है उसको अगर हमें निकालना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि लार्मर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू गायरोमैग्नेटिक रेशियो इनटू मैग्नेटिक strength. So basically Larmor frequency is directly proportional to the external magnetic field क्योंकि जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है दैट इज कांस्टेंट। तो अब इसमें होगा क्या कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स है जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो जब लार्मर फ्रिक्वेंसी जिससे हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रिसीजन शो कर रहा है तो उसमें हम तो जब भी हमें एमआरआई की जो इमेज मिलती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस सिग्नल। अब ये मैग्नेटिक रेजोनेंस सिग्नल है वो कब जनरेट होते हैं, तो जब हमने रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स अप्लाई की थी तो उस टाइम पे हमने देखा था कि जो प्रोटॉन है वो रेजोनेंस शो करता था और वो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में होता था। पर क्योंकि रेडियो फ्रिक्वेंसी का जो नेचर है दैट इज़ लाइक ऑन एंड ऑफ, उसमें होता रहता है। तो जब ऑन होता है तब रेजोनेंस शो होता है, पर जब ऑफ होता है तब रिलैक्सेशन जो है वो शो होता है। तो रिलैक्सेशन में बेसिकली होता क्या है कि जब वो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में होती है देन जो प्रोटॉन है दैट विल रिटर्न टू द लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। तो उस टाइम पे जब वो वापस जा रहा होता है तो उस टाइम पे इट रिलीजेस द एनर्जी, क्योंकि पहले जब वो रेजोनेंस हो रहा था उस टाइम पे उसने रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब किया था, उसकी स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब की थी। पर अब जब वो रिलैक्सेशन में जा रहा है तो दैट मीन्स इट विल रिलीज द एनर्जी। तो उस टाइम पे एनर्जी जब रिलीज होती है वो उस उससे सिग्नल्स निकलते हैं, उसके ही थ्रू एमआरआई में जो है इमेज वो फॉर्म होती है। तो
ये हो गया मैग्नेटिक रेजोनेंस सिग्नल। फिर उसके बाद दो टर्म्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें याद ही करना है। दैट इज T1 रिलैक्सेशन टाइम और स्प्रिंग लैटिस रिलैक्सेशन टाइम। तो दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 60% ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन टू रिटर्न टू इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स जो टाइम रिक्वायर्ड होगा 63% ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन टू रिटर्न टू इक्विलिब्रियम। ठीक है। फिर उसके बाद है T2 रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम लोग स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं। दैट इज द टाइम कांस्टेंट दैट डिस्क्राइब्स द एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ लॉस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। Okay, so these are the advantages and limitations and applications of the MRI। तो एडवांटेजेस में इसके आ जाता है सुपीरियर कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन ऑफ दिस सॉफ्ट टिश्यू, नो आयनाइजिंग रेडिएशन इज एसोसिएटेड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज, एंड डायरेक्ट मल्टीप्लेनर इमेजिंग। एंड इसकी लिमिटेशंस में आ जाता है पेशेंट्स विद क्लास्ट्रोफोबिया may not be able to tolerate the presence of ferromagnetic substance within the patient's body, possess potential hazards, metal used in restoration distort the image, and the special consideration of the patient undergoing orthodontic treatment। देन उसके बाद है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ द मैक्सिलोफेशियल डायग्नोसिस के ऊपर है। तो पहला है द इवेलुएट द पोजीशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट articular disc, evaluate the neoplasm of the oral cavity, lymph node involvement and perineal invasion, and evaluate salivary gland diseases, evaluate the vascular lesions, and evaluate early osteomyelitis of the jaw।